हाथ में साड़ी की लिस्ट लिए डीएम मैडम काव्या राणा अपनी छोटी बहन सिया की शादी के लिए साड़ी खरीदने अकेले ही बाजार जा रही थीं। उन्होंने साधारण हल्का गुलाबी सूट पहना था, पैरों में साधारण जूते और चेहरे पर बिल्कुल सादगी। कोई बॉडीगार्ड नहीं, बस एक आम बहन की तरह। आसपास के दुकानदारों ने उन्हें देखा लेकिन पहचान ही नहीं पाए कि कौन आ गई है। तभी उनकी नज़र उसी पुरानी कपड़ों की दुकान पर पड़ी जहां वह पहले भी कई बार बिना किसी ध्यान खींचे आई थीं। काव्या धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुई। दुकान बड़ी नहीं थी लेकिन चारों ओर रंग बिरंगी साड़ियां सजी थीं। काउंटर पर मालिक शंकरलाल अपने हिसाब किताब में उलझा था और करीब 22 साल का एक लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। काव्या को आते देखकर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कि यह कोई आम ग्राहक है। वह काउंटर के पास गई और लड़के से बोली, भैया मेरी बहन की शादी है, उसके लिए सबसे सुंदर साड़ी दिखाओ। लड़के ने बेमन से कुछ साड़ियां काउंटर पर फैला दी। काव्या ने एक एक साड़ी उठाकर ध्यान से देखा। कभी रंग पसंद नहीं आता, कभी बॉर्डर छोटा लगता। उन्होंने एक साड़ी को देखकर कहा, यह रंग बहुत हल्का है, सिया पर खिलेगा नहीं और इसका बॉर्डर भी पतला है, शादी के लिए सही नहीं। फिर एक और साड़ी को पलटते हुए कहा, ये तो बहुत चमकदार है, दुल्हन को थोड़ा सोबर दिखना चाहिए। आधा घंटा निकल गया लेकिन काव्या की नजरें हर साड़ी पर टिकी थीं। दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी। लड़के के चेहरे पर झुंझुलाहट साफ दिख रही थी। शंकरलाल भी अपनी मोटी ऐनक के पीछे से बार बार काव्या को निहार रहा था। फिर थोड़े रूखे स्वर में बोला, मैडम सभी साड़ियां बढ़िया हैं, इनमें से कोई ले लीजिए। लेकिन काव्या का दिल मान ही नहीं रहा था। उनके लिए यह सिर्फ साड़ी नहीं, बहन के लिए प्यार और आदर का सवाल था। काव्या ने शांत आवाज में कहा, भाई साहब मुझे जल्दी नहीं है, मेरी बहन की शादी है, सबसे अच्छा ही चाहिए। शंकरलाल ने लड़के को इशारा किया। लड़का धीरे धीरे तहखाने की ओर गया और कुछ नए बंडल लेकर आया। अब काउंटर पर साड़ियां भर गई थीं। काव्या एक एक साड़ी खोलकर देखने लगी और शंकरलाल का पारा धीरे धीरे चढ़ रहा था। लड़के ने फुसफुसाते हुए अपने मालिक से कहा, आधे घंटे से दिमाग खराब कर रही है, एक साड़ी भी पसंद नहीं है। काव्या ने उनकी बात सुनी। एक पल को उन्हें बुरा लगा। चाहे तो वह 1 मिनट में इस दुकान पर ताला लगवा सकती थीं, लेकिन उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लड़के की बात अनसुना कर दी और लगभग 1 घंटे की मेहनत और माथापेची के बाद अपनी तलाश जारी रखी। आखिरकार उनकी नज़र पड़ी एक गहरे नीले रंग की साड़ी पर, जिस पर सोने के धागों से चौड़ा बॉर्डर बना था और पूरे साड़ी पर महीन कढ़ाई का काम था। ये साड़ी जैसे सिया के लिए ही बनी हो। काव्या के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आई। उन्होंने साड़ी उठाई और कहा, हाँ बस यही चाहिए, इसे पैक कर दो। शंकरलाल ने राहत की सांस ली और लड़के ने जल्दी जल्दी साड़ी पैक की। साड़ी को चमकीले पैकेट में रखा गया। काव्या ने पर्स से पैसे दिए और पैकेट अपने हाथ में लिया। उनके मन में खुशी और सुकून था कि उन्होंने अपनी बहन के लिए सबसे बेहतरीन साड़ी चुनी। वह दुकान से बाहर निकलने ही वाली थीं कि पैकेट के एक कोने से झांकते धागे पर उनकी नज़र पड़ी। कुछ गड़बड़ था। उन्होंने पैकेट खोला और साड़ी बाहर निकाली। साड़ी के बॉर्डर पर एक जगह से धागा टूट गया था और लटक रहा था। हल्के से खींचते ही कढ़ाई खुलने लगी। काव्या का चेहरा उतर गया। वह वापस काउंटर पर गई और शंकरलाल को दिखाते हुए बोली, भाई साहब ये देखिए, धागा टूटा हुआ है, ये पूरी उधड़ जाएगी। शंकरलाल ने नज़र दौड़ाई और बड़ी लापरवाही से कहा, इतना छोटा मोटा तो चलता है, दर्जी से ठीक करवा लो। काव्या का गुस्सा अब बढ़ने लगा। उन्होंने कड़क स्वर में कहा, चलता कैसे है, मैं इतने पैसे दे रही हूँ, मुझे सही साड़ी चाहिए। शंकरलाल भी भड़क गया। कड़क आवाज में बोला, मैडम बार बार नहीं बदल सकते, आपने खुद देखकर पसंद की है, अब इसमें हमारी क्या गलती। काव्या ने दृढ़ता से कहा, सही साड़ी दो या मेरे पैसे वापस करो। काव्या ने अपने मन की शक्ति लगाते हुए शांति बनाए रखी। उन्होंने पैकेट को कसकर पकड़ लिया और शंकरलाल की तरफ देखती हुई बोली, अगर यह साड़ी मेरी बहन की शादी के लिए सही नहीं हुई तो जिम्मेदार आप ही होंगे। दुकान के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। सभी ग्राहक चुपचाप देखने लगे।
लड़के के हाथ में पसीना आ गया। वह डरते डरते साड़ी को फिर से पैक करने लगा। काव्या ने ध्यान से देखा कि साड़ी का बॉर्डर कहाँ कमजोर था। उन्होंने पैकेट खोला और हर धागे को एक एक करके जांचने लगी। इस दौरान दुकान में खड़े ग्राहक भी उनके पास आने लगे। किसी की नजर में एकदम आकर्षण और कौतूहल था। सभी सोच रहे थे कि इतनी सटीक नजर वाला ग्राहक तो शायद ही कभी आया होगा। लड़का अब बेचैन हो चुका था। उसका माथा ठनका और हाथों की गति धीमी पड़ गई। शंकरलाल ने अपने अनुभव और वयोवृद्धता का इस्तेमाल करते हुए बोला, मैडम आप परेशान ना हो, हम इसे ठीक कर देंगे। काव्या ने उनकी बात सुनी, लेकिन उन्होंने पैकेट को उठाया और ठंडी आवाज में कहा, ठीक करना पर्याप्त नहीं है, मुझे इसे आज सही चाहिए, कहीं भी छोटा मोटा दोष नहीं होना चाहिए। शंकरलाल ने कुछ समझा नहीं और लड़के को इशारा किया। लड़का हाथ पैर मारते हुए साड़ी की जांच में जुट गया। इन मिनटों में काव्या ने महसूस किया कि लड़का धीरे धीरे पैक करने में माहिर नहीं है। उन्होंने उसकी ओर देखकर शांत स्वर में कहा, भाई साहब अगर आप मुझे मदद नहीं देंगे तो मैं खुद इसे ठीक कर लूंगी। लड़का चौंक गया। उसके चेहरे पर भय साफ दिख रहा था। दुकानदार के होठों पर भी हल्की चिंता नजर आने लगी। काव्या ने सबकी नजरों में अपनी ताकत और धैर्य का प्रभाव दिखा दिया। अचानक दुकान के बाहर भीड़ बढ़ने लगी। लोग अंदर झांकने लगे। हर कोई सोच रहा था कि यह महिला कौन है, इतनी सख्ती और साहस कैसे दिखा रही है। काव्या ने साड़ी को फिर से फैलाया और कढ़ाई की हर सिलाई ध्यान से जांची। छोटे छोटे धागों को पकड़कर खींचा ताकि पता चल सके कि साड़ी पूरी तरह मजबूत है या नहीं। उनका चेहरा एकदम शांत और गंभीर था, लेकिन आंखों में स्पष्ट निर्णय और दृढ़ता चमक रही थी। लड़के का धैर्य टूटने लगा। वह बेचैन होकर बोला, मैडम अब मैं नहीं समझ रहा, क्या करना चाहिए। काव्या ने उसे कड़क आवाज में कहा, अब आप बस देखो और वही करो जो मैं कह रही हूँ। साड़ी पूरी तरह से सही होनी चाहिए, किसी भी तरह का छोटा दोष नहीं चलेगा। इतने सुनते ही दुकान के शंकरलाल का पारा चढ़ गया। उसने सोचा, हमारी ही दुकान में आकर यह लड़की मेरे ही आदमी को धमका रही है, इतनी हिम्मत कैसे हुई। शंकरलाल की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वह तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल कर काव्या के हर हरकत की पूरी जानकारी देने लगा। कुछ ही समय बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस विक्रम सिंह नाम का इंस्पेक्टर आया। लड़की को देखते ही उसने कहा, इतनी हिम्मत हो गई कि एक दुकानदार को सबक सिखा रही है, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन काव्या बिना किसी डर के दृढ़ निश्चय के साथ वहीं खड़ी रही। उसने इंस्पेक्टर की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। काव्या जानती थी कि उसकी एक ही आवाज इंस्पेक्टर के लिए भारी पड़ सकती है, इसलिए उसने अपनी असली पहचान छुपाई। तुम कानून, आप मुझे मत सिखाओ, मैं भी पढ़ी लिखी हूं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपने हक के लिए लड़ा, जो सभी करते हैं। बस कुछ लोग आप जैसे पुलिस के डर की वजह से चुप रहते हैं, लेकिन मैं चुप रहने वाली नहीं हूं। ये साड़ी गलत दी गई थी और उसे सुधारने या पैसे वापस करने के लिए मैंने आवाज उठाई। किसी की मेहनत फालतू नहीं होती। इंस्पेक्टर ने काव्या की बातों को अनसुना करते हुए दुकानदार की ओर देखा। दुकानदार पहले से इंस्पेक्टर को जानता था और रिश्वत भी दे चुका था। लड़की और इंस्पेक्टर के बीच जोरदार बहस होने लगी। आसपास खड़े लोग यह तमाशा देख रहे थे। कुछ इसे फोन में रिकॉर्ड कर रहे थे, तो कुछ काव्या की दृढ़ता को ध्यान से देख रहे थे। बहस लंबी हो गई। इंस्पेक्टर का गुस्सा चरम पर था। उसने काव्या पर चिल्लाते हुए जोरदार तमाचा जड़ दिया, लेकिन काव्या फिर भी शांत रही। उसने अपना डीएम का पहचान नहीं बताई। 2 हवलदारों ने काव्या को पकड़ लिया और जबरन रोड पर खींचकर पुलिस गाड़ी में बैठाया। आसपास बड़ी भीड़ जमा हो गई जो हर पल को देख रही थी। पुलिस गाड़ी में बैठाने के बाद काव्या को थाने ले जाया गया। थाने में पहुंचकर उसे जेल में बंद कर दिया गया। थाने के किसी भी कर्मचारी या प्रभारी को यह नहीं पता था कि यह सिर्फ एक आम लड़की नहीं, बल्कि डीएम मैडम काव्या राणा हैं। जेल में काव्या ने अपने आप को शांत रखा। बाहर पुलिस वाले और दुकानदार यह सोच रहे थे कि आखिर इस महिला की इतनी हिम्मत कहां से आई, लेकिन काव्या का दृढ़ निश्चय और साहस
उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। थाने में बाहर से आती भीड़ लगातार नजर रख रही थी। लोग अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक महिला ने पूरे थाने और दुकान को हिला दिया। काव्या के शांत और निर्णायक चेहरे ने हर किसी को प्रभावित कर दिया। इस बीच काव्या ने जेल की सलाखों के बीच खड़ी होकर अपने मन में ठान लिया कि अधिकार और न्याय के लिए लड़ाई कभी कमजोर नहीं पड़ती। वह जानती थी कि बाहर कितने लोग उसके समर्थन में हैं और उसका धैर्य अंत में सभी को यह दिखाएगा कि साहस और सच्चाई कभी हार नहीं मानती। राजेंद्र सिंह, जो हवालात के पास बैठा फाइलों में उलझा था, ने अचानक ध्यान दिया कि अंदर कुछ असामान्य हो रहा है। उसने झरोखे से अंदर झांका और देखा कि गुलाबी सूट पहने एक महिला शांति से जमीन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि सख्त और आत्मविश्वासी नजरें थीं। राजेंद्र के मन में तुरंत सम्मान और आश्चर्य की भावना जाग गई। उसे यह एहसास हुआ कि यह कोई आम महिला नहीं है। सिपाही ने राजेंद्र को पूरी कहानी सुनाई। साहब, ये वही महिला हैं जो एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थीं। दरोगा विक्रम सिंह ने पकड़ लाया है। बड़ी अफसर बनती थी, इसलिए इतना ड्रामा कर रही थी। राजेंद्र ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने हवालात में बैठी महिला की आंखों में देखा। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिलीं और राजेंद्र का खून एकदम जम सा गया। उस एक नजर में राजेंद्र समझ गया कि यह कोई आम महिला नहीं है। ये पूरे जिले की डीएम मैडम काव्या राणा हैं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, गेट खोलो, ये महिला हैं, किसी भी दरोगा के बल से इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिपाही के हाथ पांव कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से ताले की चाबी निकाली और गेट खोल दिया। ताला खुलते ही राजेंद्र ने सलाखों के उस पार खड़ी डीएम मैडम काव्या राणा को पूरी ताकत से सैल्यूट किया। उसकी आवाज में सम्मान और हल्की शर्मिंदगी दोनों झलक रही थी। मैडम, माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। हवालात की वही दीवारें जो कुछ समय पहले डीएम मैडम की पहचान को छुपा रही थीं, अब उनकी सच्चाई और ताकत का सम्मान कर रही थीं। डीएम काव्या बाहर निकली। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में तूफान साफ झलक रहा था। राजेंद्र ने तुरंत दोनों सिपाहियों और हेड कांस्टेबल को फटकार लगाई। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरे थाने में फैल गई कि हवालात में बंद महिला कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि पूरे जिले की डीएम है। दरोगा विक्रम सिंह के होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह अब तक अपनी अकड़ दिखा रहा था, लेकिन उसकी टांगें कांप रही थीं। वह बेतहाशा थाने की ओर भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके पैर फिसल रहे थे, सांसें तेज हो गई थीं। कमरे का दरवाजा खोला तो सामने वही दृश्य था। हवालात खुल चुकी थी और डीएम काव्या राणा सलाखों से बाहर निकल चुकी थीं। चारों तरफ पुलिस वाले खामोश खड़े थे। दरोगा विक्रम सिंह ने जैसे ही डीएम काव्या को देखा, उसके चेहरे पर खौफ उतर आया। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। माफ कीजिए मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया। जो सजा देना हो मैं झेल लूंगा, बस कृपा करें। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। पूरे थाने में सिर्फ उसकी हारती हुई आवाज गूंज रही थी। डीएम काव्या ने धीरे से कदम पीछे हटाए और कड़क आवाज में कहा, तुम सोच रहे हो कि गिड़गिड़ाने से तुम्हारी गलती माफ हो जाएगी? ये कुर्सी कोई सौदा नहीं है जिसे रिश्वत और डर से बचाया जा सके। ये जिम्मेदारी है और तुमने इसे पैसों और झूठे अहंकार के नीचे कुचला। दरोगा विक्रम सिंह रोते हुए बोला, मैडम रहम कर दीजिए, घर वाले बच्चे सब भूखे हैं। मैं अपनी पत्नी की कसम खाता हूँ, अब कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन डीएम काव्या राणा ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उनकी आवाज पूरे थाने में गड़गड़ाहट की तरह गूंजने लगी। बस अब तेरी नौटंकी मुझे और नहीं सुननी। जिस तरह तुमने एक आम महिला समझकर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उसी तरह तुमने न जाने कितनों के साथ किया होगा। तू माफी के लायक नहीं है। आज से तू सस्पेंड है। ये सुनते ही पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। दरोगा विक्रम सिंह वहीं जमीन पर गिरा, सिर पकड़कर सुबकने लगा। होंठ कांप रहे थे। दरोगा विक्रम सिंह की हालत देखकर बाकी थाने के सिपाही सहम गए। सबने आपस में आंखें मिलाईं और धीरे धीरे अपने अपने जगहों पर खड़े हो गए।
डीएम काव्या राणा ने पूरा थाने का जायजा लिया। उनकी नजरें हर किसी की आंखों में सीधी जा रही थीं और कोई भी पल भर भी आंखें झुका नहीं पा रहा था। इस सन्नाटे में सिर्फ डीएम की ठंडक और ताकत महसूस हो रही थी। डीएम ने फिर कहा, आज से कोई भी यहाँ कानून तोड़ने वाला सुरक्षित नहीं रहेगा। और हाँ, जो भी गलत काम करेगा, चाहे वह बड़ा अधिकारी हो या मामूली कर्मचारी, उसका सामना मुझे करना पड़ेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। आज से इस थाने का वातावरण पूरी तरह बदलने वाला है। उनकी आवाज में कड़कपन और न्याय की गारंटी दोनों झलक रही थी। राजेंद्र सिंह, जो शुरू से वहां खड़ा था, डीएम की यह ताकत देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने सोचा, सच में इस महिला के सामने तो सब छोटी लगती हैं। ये सिर्फ आदेश नहीं देती, बल्कि अपने कर्म से सबको डर और सम्मान दोनों देती है। उसने अपने अंदर भी बदलाव महसूस किया। वह अब सिर्फ देखने वाला नहीं, बल्कि सीखने वाला बन चुका था। डीएम काव्या राणा ने थाने के कर्मचारियों को इकट्ठा किया। उन्होंने एक एक करके सभी की जिम्मेदारी तय की। किसी की कमजोरी, किसी की लापरवाही और किसी की चुप्पी पर नजर डाली। हर किसी के सामने उनकी बातें सीधे और कठोर थीं, लेकिन साथ ही उन्होंने एक रास्ता भी दिखाया कि कैसे सुधार किया जा सकता है। यह सब सुनकर कर्मचारियों की आंखों में डर और प्रेरणा दोनों चमकने लगी। दरोगा विक्रम सिंह अब भी जमीन पर पड़ा था। डीएम ने उसे खड़ा होने का इशारा किया। विक्रम, उठो, लेकिन याद रखो, आज से तुम्हारा हर कदम मेरी निगरानी में होगा। कोई गलती और परिणाम भुगतोगे। विक्रम ने कांपते हाथों से खड़े होकर सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। थाने का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। जहां पहले डर और अव्यवस्था थी, वहां अब एक अलग ऊर्जा महसूस हो रही थी। डीएम काव्या राणा की मौजूदगी ने सबको यह एहसास दिला दिया कि यहां हर गलत काम का हिसाब देना जरूरी है। कुछ सिपाही धीरे धीरे सोचने लगे कि शायद अब उनके काम में सुधार करना ही बुद्धिमानी है। डीएम ने एक कदम और बढ़ाया। उन्होंने राजेंद्र सिंह को पास बुलाया और कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही थाने को सही दिशा दे सकते हैं। आज से तुम मेरी नजरों में जिम्मेदार और भरोसेमंद अधिकारी हो। याद रखो, सिर्फ डर से काम नहीं चलेगा, समझदारी और साहस से भी कदम उठाने होंगे। राजेंद्र के चेहरे पर गर्व और उत्साह दोनों झलकने लगे। विक्रम सिंह के अलावा बाकी कर्मचारी भी धीरे धीरे समझने लगे कि डीएम काव्या राणा सिर्फ आदेश देने वाली नहीं है। वे हर गलती को नोटिस करती हैं, हर कमजोरी को सुधारने का मौका देती हैं, लेकिन किसी भी अनुचित काम को कभी बर्दाश्त नहीं करती। ये समझते ही पूरे थाने में एक नई चेतना पैदा होने लगी। डीएम काव्या ने धीरे धीरे थाने के मुख्य हॉल की ओर कदम बढ़ाए। उनका हर कदम आत्मविश्वास और अधिकार की मिसाल था। सिपाही और दरोगा उनके पीछे पीछे खड़े थे। हवालात की सभी सलाखें अब केवल कानून की ताकत की याद दिला रही थीं। डीएम की मौजूदगी में हर कोई अपने आप को सुधारने के लिए तैयार दिख रहा था। अंत में डीएम ने सभी को निर्देश दिया, आज से यह थाने का नया युग है। हर गलत काम की सजा होगी, हर सही काम की सराहना होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ इस बदलाव में योगदान देंगे। याद रखो, ताकत केवल डर में नहीं, बल्कि न्याय और ईमानदारी में है। यह कहते हुए डीएम स्नेहा सिंह ने पूरे थाने पर अपनी नजरें डाल दीं। सभी कर्मचारियों ने सिर झुकाकर सम्मान और वचनबद्धता दिखाई। अगले दिन डीएम काव्या पूरे थाने में निरीक्षण करने आई। उन्होंने देखा कि हर कर्मचारी पहले से ज्यादा सजग और जिम्मेदार दिखाई दे रहा था। हवालात से लेकर हॉल तक हर जगह सफाई, अनुशासन और नियमों की झलक साफ दिख रही थी। डीएम ने गंभीर निगाहों से देखा और अपने नोटबुक में कुछ लिखते हुए कहा, सच्ची मेहनत और ईमानदारी ही बदलाव ला सकती है। विक्रम सिंह और अन्य सिपाही अब पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार किया और डीएम की उपस्थिति में नए संकल्प लिए। अब वे केवल आदेश का पालन नहीं कर रहे थे, बल्कि समझदारी और सूझबूझ से काम कर रहे थे। डीएम की कठोर लेकिन न्यायप्रिय निगाहों ने उन्हें सुधारने में मदद की थी। डीएम ने सभी कर्मचारियों को मुख्य हॉल में बुलाया। उन्होंने कहा, अब से थाने की पहचान केवल शक्ति से नहीं, बल्कि न्याय, समझदारी और निष्ठा से होगी। हर कदम सोच समझकर उठाओ। डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा,
बल्कि साहस और समझदारी से ही परिणाम आएंगे। हर कर्मचारी गंभीरता से उनकी बात सुन रहा था और उनके चेहरों पर संकल्प और जिम्मेदारी की झलक थी। डीएम काव्या ने थाने के कर्मचारियों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज से आप सभी इस थाने के असली हीरो हो। ईमानदारी, मेहनत और साहस ही आपकी पहचान होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे होप बीम वॉइस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम और सच्चे और प्रेरणादायक किस्से आपके लिए लाते रहें।